आइए आज हम अगले एपिसोड पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कफन किसकी रचना है? कफन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से गौड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया है? तो वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को संघ शासित राज्य के रूप में क्षेत्र गौ के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो भारत में दो ऐसे राज्य हैं जहां उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। पहला है आंध्र प्रदेश व दूसरा बिहार। आंध्र प्रदेश और बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? हिंदी सलाहकार समिति सभी मंत्रालयों में गठित की जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं? केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 सदस्य हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री एवं उपाध्यक्ष माननीय गृह मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? इसका सही उत्तर है नियम 10(4). नियम 10(4) के अंतर्गत 80% कर्मचारी जिस कार्यालय में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उस कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1 मार्च 1971 में किया गया था। 1/3/1971। अगला प्रश्न है, सभी नामपट्ट, सूचना पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम में है? इसका उल्लेख नियम 11(3) में है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया, जो 17 जुलाई 1976 में बना था। राजभाषा नियम तमिलनाडु राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजभाषा नियम के अंतर्गत नहीं आता? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, यह किस नियम के अंतर्गत आता है? यह नियम 7(1) के अंतर्गत आता है कि कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में कर सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो गुजराती एक ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। बाकी हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है गोपाल स्वामी अयंगर ने। गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला उत्तर है, निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को
उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल ऐसा कर सकता है बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसे उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका लगानी है तो उसे याचिका अंग्रेजी भाषा में लिखी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है? राज्य और राजभाषा। तो यहाँ आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है जो सही है। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही नहीं दिए गए, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर आपको अलग से बताया गया है। केरल का राजभाषा मलयालम है, गोवा का राजभाषा कोंकणी है और असम का राजभाषा असमिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ओम मेहता। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष ओम मेहता थे। अगला प्रश्न है, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र जनवरी और जुलाई के महीने में आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? सही उत्तर है 2 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है, अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी धनराशि क्या है? सही उत्तर है कुल 2 पुरस्कार निर्धारित हैं और प्रत्येक को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गौ क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? गौ क्षेत्र के लिए भी हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? वर्ष में 20,000 शब्द। सही उत्तर है वर्ष में 20,000 शब्द। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? कुल 3 पुरस्कार। रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल 3 पुरस्कार निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? सही उत्तर है कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित एवं 2 अराजपत्रित के लिए। अगला प्रश्न है, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है। अगला प्रश्न है, मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? न्यूनतम 100 पृष्ठ। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि 10,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है।
अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? पहला पुरस्कार 2 लाख रुपए का है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? इसका सही उत्तर है 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? 3 माह। जिस कर्मचारी की रेल सेवा 3 माह पूरी होती है वही कर्मचारी रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है? 3। भारतीय संविधान के कुल 3 भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है। पहला भाग है भाग 5, भाग 6 एवं भाग 17। भाग 5 में अनुच्छेद 120, भाग 6 में अनुच्छेद 210, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 शामिल है। 3 भाग हैं जो भाषा से संबंधित हैं, भाग 5, भाग 6 एवं भाग 17। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? कुल 11 अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है। भाग 5 में अनुच्छेद 120, भाग 6 में अनुच्छेद 210 और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351। 343 से 351 कुल 9 और 120 और 210 कुल मिलाकर 11 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भाषा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? यहां भी वही प्रश्न है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 343 से 351। अगला प्रश्न है, संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं? इसका सही उत्तर है अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है? सही उत्तर है क क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या है? संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप है 1, 2, 3, 4। अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आता है? गुजरात। गुजरात ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये सभी राज्य क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि गुजरात ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? लक्षद्वीप ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में ब्रज भाषा शामिल नहीं है। उर्दू, सिंधी, कोंकणी ये सभी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 14 दस्तावेज ऐसे हैं जो द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण। मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त माना जाता है।
अगला प्रश्न है, हिंदी में कार्य साधक कर्मचारी किसे माना जाता है? मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण वह कर्मचारी जिसने मैट्रिक स्तर की परीक्षा केवल हिंदी को एक विषय के रूप में रखकर पास हुआ हो, उसे हम हिंदी का कार्य साधक कर्मचारी मानते हैं। जबकि वैसा कर्मचारी जिसने सभी विषयों को हिंदी भाषा में लिया हो, उसे हिंदी का प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस स्तर तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं? अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड जेएजी ग्रेड के अधिकारी भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 3000 शब्द। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? संसदीय राजभाषा समिति से। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 344 का अनुसरण करते हुए राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? संघ की राजभाषा संविधान के भाग 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दृष्टि से हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान की दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा है। इस प्रकार हमारा पार्ट 3 पूरा होता है और इसे धैर्य के साथ देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।